हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है लिम्बो। इस मूवी को हांगकांग में साल 2021 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इसे एक चाइनीज नॉवल विजडम टूथ के ऊपर इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर शिन को एक स्लम एरिया के डंप यार्ड के पास देख पाते हैं। बेसिकली इस जगह पर फैक्ट्री के कूड़े कचरे फेंके जाते हैं। यहाँ इस जगह को पुलिस ने सील कर रखा था। शिन इधर बिल्कुल खामोशी से खड़ा होकर एक छोटी सी अलमारी को देख रहा था। और अब मूवी 1-2 दिन पीछे जाती है। ये रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। यहाँ शिन को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और जिस छोटी अलमारी को शिन देख रहा था उसमें एक लड़की छिपी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा डरी और सहमी थी। वहीं हम इस जगह पर एक और ऑफिसर फुजुकी को देख पाते हैं जो कि रो रहा था। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है और अब शिन एक हॉस्पिटल में होता है। इधर डॉक्टर शिन को बता रहे थे कि जिस लेडी को आप अपने साथ यहाँ लाए थे उसकी हालत तो ठीक है और ना ही उसकी कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए हैं, पर हाँ वो लड़की बहुत डरी हुई है और सदमे में है जिस कारण वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। ऐसा कहकर वो डॉक्टर शिन को उस लड़की के पास लेकर जाता है। इस लड़की का नाम एलिस था और ये वही लड़की थी जिसे हमने अभी अभी पास्ट में उस छोटी सी अलमारी के अंदर छिपा हुआ देखा था। एलिस को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी। इधर शिन एलिस से कहता है कि फुजुकी तुमसे सॉरी कहना चाहता था। और अब मूवी कुछ दिनों पीछे जाती है। इधर हम बहुत सारी मूर्तियों को देख पाते हैं। एक्चुअली इस जगह पर फैक्ट्रीज अपने खराब पड़े सामानों को फेंक कर चले जाती हैं और एक तरह से ये फैक्ट्रीज का डंपिंग यार्ड है। इधर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर छानबीन करने आए थे। तभी एक इंस्पेक्टर ऑफिसर फुजुकी को बताता है कि यहाँ रहने वाले एक ओल्ड मैन ने एक न्यूज़पेपर के अंदर कुछ अजीब सी चीज देखी थी और हमें कॉल करके बुला लिया। फुजुकी नीचे पड़े उस न्यूज़पेपर को देखता है। असल में इस न्यूज़पेपर के अंदर एक लेडी का लेफ्ट हैंड काट के रखा हुआ था। फुजुकी इस हाथ को सूंघता है। इसके बाद सीन सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ आता है। हम इधर शिन को अंदर आता हुआ देख पाते हैं। शिन देखता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ भीड़ लगा रखी थी। ये लोग यहाँ पर अपनी जान पहचान के लोगों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे। हम फुजुकी को देख पाते हैं जो कि उसी कटे हुए हाथ की तस्वीर अपने बोर्ड पर लगाता है और इस बोर्ड को देखने से हमें पता चलता है कि इससे पहले भी पुलिस को एक कटा हुआ हाथ मिल चुका है। तभी चीफ ऑफिसर यामामोटो शिन को अंदर बुलाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का न्यू ऑफिसर है जिसने आज ही ज्वाइन किया है और शिन एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर है और उसे डिपार्टमेंट के तौर से शील्ड भी प्राप्त हुआ है। यामामोटो फुजुकी को कहते हैं कि आज से शिन तुम्हारा लीडर है और अब तुम शिन के साथ ही काम करोगे। ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अब फुजुकी बताता है कि 2 दिन पहले इन्हें एक लेडी का लेफ्ट हैंड एक फैक्ट्री की डंपिंग यार्ड में मिला था। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि इस हाथ को किसी जंग पड़े औजार से बहुत बेरहमी से काटा गया है। साथ ही में 2 हफ्ते पहले इन्हें एक और हाथ कचड़ों में मिला था और उसे भी सेम उसी औजार से काटा गया था। और पहली विक्टिम तो एक कॉल गर्ल थी, लेकिन अभी तक हमें सेकंड विक्टिम के बारे में पता नहीं चला है। तो शिन कहता है क्या पता सेकंड विक्टिम अभी भी जिंदा हो। तो फुजुकी कहता है कि जिस तरह से हाथ काटा गया है उस हिसाब से ये लड़की बेड पर ही होगी और शायद जिंदा भी ना हो। और हाँ, जब मैंने इन हाथों को सूंघा था तब मुझे इसमें से गार्बेज की स्मेल आ रही थी। तो यामामोटो फुजुकी को ताने मारते हुए कहता है कि इसका मतलब अब हमें कचड़ों में छानबीन करनी होगी। सब अपने नाकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दो क्योंकि मुझे कोई तीसरा विक्टिम नहीं चाहिए। ऐसा कहकर यामामोटो शिन को उसके टेबल की तरफ लेके जाता है जो कि फुजुकी के ठीक साइड में ही था। यहाँ पर फुजुकी खाना खाने लगता है। वहीं शिन अपने पास बहुत सारे अनसॉल्व केस फाइलों को देखता है। शिन को अपने दांतों में दर्द हो रहा था। फुजुकी पूछता है क्या हुआ, तो शिन बताता है कि उसे विजडम टीथ आ रहे हैं इसलिए उसके दांतों में दर्द हो रहा है। आगे शिन फुजुकी से पूछता है कि आप इस केस को कैसे सॉल्व करोगे, तो फुजुकी कहता है पैरों से चलकर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फुजुकी, शिन और बाकी टीम को एक स्लम एरिया के डंपिंग यार्ड के पास बॉडी को ढूंढता हुआ देख पाते हैं। अब सीन सीधा साकुरा की तरफ आता है। साकुरा एक ड्रग डीलर है और यहाँ वो कचड़ों के पास बैठकर अपने ही ड्रग को अपने आप में इंजेक्ट कर रही थी। ड्रग इंजेक्ट करने के बाद साकुरा थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कचरा उठा रहा था। वो आदमी साकुरा के ऊपर एक चादर डाल देता है। इधर साकुरा बहुत ज्यादा हाई हो गई थी इसलिए उसे इस आदमी का चेहरा धुंधला दिख रहा था। हम देख पाते हैं कि साकुरा का लेफ्ट हैंड नहीं था। वो आदमी साकुरा के उस हाथ को छूने लग जाता है
जिसके बाद सीन दोबारा से फुजुकी और पुलिस टीम पर आता है, जो कि एक दूसरी जगह पर सेकंड विक्टिम की बॉडी ढूंढ रहे थे। पर यहाँ फुजुकी कहता है कि ये सही जगह नहीं है और मुझे इस जगह से वो स्मेल नहीं आ रही जो मैंने उन हाथों में सूंघी थी। तभी फुजुकी अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके उस विक्टिम के केस के अपडेट के बारे में पूछता है और अब उसे पता चलता है कि सेकंड विक्टिम की आइडेंटिटी उन्हें पता चल गई है। एक सोशल सिक्योरिटी फील्ड यूनिट के ऑफिस में देख पाते हैं। यहाँ पर एक ऑफिसर इन दोनों को बताता है कि सेकंड विक्टिम एक कॉल गर्ल थी और उसका नाम रैन था। रैन 2 साल जेल में भी सजा काट चुकी है क्योंकि वो कई सारी रॉबरीज और फाइट के मसलों में पकड़ी गई थी। रैन की फैमिली उससे बात नहीं करती और कई सालों पहले रैन ने अपना घर छोड़ दिया था और ना ही रैन का कोई दोस्त है। तभी फुजुकी इस डिपार्टमेंट में एलिस को नोटिस करता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन एलिस वहाँ से चली जाती है। फुजुकी कंफ्यूज था कि ये एलिस ही थी या फिर कोई और, इसलिए वो इस डिपार्टमेंट की एक लेडी से पूछताछ करता है। तो वो लेडी बताती है कि जो लड़की अभी यहाँ से गई है उसका नाम एलिस है और उसे 2 हफ्ते पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया है क्योंकि एलिस का बिहेवियर बहुत अच्छा था और अब वो एक गैरेज में काम करती है। असल में एलिस पहले एक चोर हुआ करती थी। फुजुकी ये सब पता करके शिन के साथ कहीं निकल जाता है और तभी वो गाड़ी रोकते हुए शिन से कहता है कि तुम अपने दांत के दर्द के लिए इधर पास के एक दुकान से आइस पैक ले आओ और मेरे लिए एक सिगरेट भी ले आना। जिसके बाद शिन गाड़ी से निकल जाता है। शिन के जाते ही फुजुकी एक गैरेज की तरफ जाता है और ये वही गैरेज था जहाँ एलिस काम करती है। इधर फुजुकी गैरेज के एक मैकेनिक से पूछता है कि एलिस कहाँ है, तो वो मैकेनिक उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि वो मर गई। ये सुन फुजुकी उस मैकेनिक के हाथ को कार से दबा देता है और उससे पूछता है कि अब बताओ एलिस कहाँ है। तो वो मैकेनिक दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि एलिस यूनियन गैरेज में गई हुई है। तभी वहाँ पर शिन भी आ जाता है और वो उस मैकेनिक को फुजुकी से बचाता है। फुजुकी अब सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। इधर शिन रास्ते में फुजुकी को बहुत डांटता है, लेकिन फुजुकी शिन की बातों को ना सुनते हुए अकेला ही यूनियन गैरेज की तरफ निकल जाता है। सीन दोबारा से एलिस पर आता है जो कि एक छोटे से गैरेज में थी। इधर हम बहुत सारी गाड़ियों को देख पाते हैं और इन्हीं में से एक गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करके एलिस उस गाड़ी को लेकर चली जाती है, यानी कि एलिस ने अभी भी चोरी को नहीं छोड़ा है। एलिस उस गाड़ी को लेकर यूनियन गैरेज में आती है और उसे अपने बॉस मैक्स को दे देती है। इस गाड़ी के बदले में मैक्स एलिस को 3 ड्रग्स के डिब्बे फेंक कर देता है, जिसे एलिस उठाने लगती है। अब मैक्स के गुंडे उस गाड़ी को अब एक बड़े से ट्रक में डाल रहे होती हैं। तभी वहाँ पर फुजुकी आ जाता है, जिसे देख एलिस मैक्स और मैक्स की टीम भागने लगती है, लेकिन इधर फुजुकी सिर्फ एलिस की तरफ जाता है। एलिस सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती है, वहीं फुजुकी भी अपनी गाड़ी को लेकर नीचे की तरफ जाता है। दूसरी तरफ शिन भी एक टैक्सी की मदद से यूनियन गैरेज के पास पहुंच जाता है और तभी वो एलिस को देखता है जो कि बहुत हड़बड़ी में भाग रही थी। अब वहाँ पर फुजुकी भी अपनी गाड़ी के साथ आ जाता है। इस जगह पर फुजुकी का एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन यहाँ फुजुकी को किसी भी चीज का होश नहीं था, उसे तो सिर्फ एलिस ही दिख रही थी। फुजुकी की गाड़ी के पीछे शिन भी भागने लगता है और अब इधर हमें एक अच्छा सा चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तभी एलिस एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ रास्ता बंद था और इधर फुजुकी भी पहुंच जाता है, जो कि एलिस के ऊपर गाड़ी चलाने ही वाला था, पर एलिस जैसे तैसे करके बच जाती है। हम फुजुकी के अंदर बहुत सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देख पाती हैं। एलिस इधर कहती है कि मैंने तो बस एक गाड़ी ही चुराई थी, तुम मुझे मारना क्यों चाह रहे हो। तभी वो देखती है कि गाड़ी के अंदर फुजुकी है। फुजुकी को देख एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागने लगती है। भागते भागते एलिस पास के कंस्ट्रक्शन हो रही बिल्डिंग में चढ़ जाती है। इधर फुजुकी भी उसके पीछे पीछे उस बिल्डिंग में चढ़ जाता है और अब वो एलिस को पकड़ लेता है। एलिस फुजुकी से कहती है कि उसने अपने किए कर्मों की सजा जेल में काट ली है, लेकिन फुजुकी अपनी गन निकालकर एलिस पर तान देता है कि तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और वो फुजुकी को पीछे से पकड़ लेता है, जिस कारण गोली कहीं और लग जाती है और अब एलिस यहाँ से भाग जाती है। शिन फुजुकी से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। इसके बाद सीन वापस से एलिस पर आता है। एलिस एक स्लम एरिया में रहती है, इसलिए वो अपने घर में जाकर हड़बड़ी में अपना सारा सामान और कपड़े बैग में पैक करके एक बस में जाकर बैठ जाती है। बस में एलिस को सोते समय एक फ्लैशबैक आता है। इस फ्लैशबैक में एलिस एक लेडी को अपनी चोरी की गई गाड़ी से उड़ा देती है और वहीं फुजुकी भी ये सब देख रहा था। असल में ये लेडी फुजुकी की वाइफ थी और एलिस ने फुजुकी की वाइफ को मार डाला था। इसके बाद सीन सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ आता है। इधर इनका चीफ फुजुकी पे गुस्सा था क्योंकि एक पुलिस वाले को अपनी हरी गोली की रिपोर्ट देनी पड़ती है और फुजुकी ने अपने इमोशंस में आकर डिपार्टमेंट की दी हुई गोली वेस्ट की थी। पर इधर शिन कहता है कि फुजुकी एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है
है और मैं ये नहीं चाहता कि वो अरेस्ट हो। तो चीफ कहता है ठीक है, पर फुजुकी की गन अब से तुम संभालोगी। तो शिन मान जाता है और जब शिन बाहर जाता है तो फुजुकी शिन से उसकी गन मांगता है, लेकिन शिन उसे गन नहीं देता, जिस कारण से फुजुकी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन वापस से एलिस पर आता है। इधर एलिस की नींद खुलती है और वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है, क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ था तब से फुजुकी ने एलिस का जीना मुश्किल कर दिया था और एलिस को इस बात का बहुत गिल्ट भी था कि उसने फुजुकी की वाइफ को मार डाला था, लेकिन उसने कभी भी फुजुकी से सॉरी नहीं बोला था। इसलिए इधर एलिस अब डिसाइड करती है कि वो फुजुकी से अपने किए की माफी मांगेंगी। एलिस बस से उतर जाती है और वापस अपने स्लम एरिया की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हम साकुरा को देख पाती हैं, जिसे एक लड़की ड्रग खरीदती है और वहां से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद एक अनजान आदमी आता है और ये वही आदमी था जिसने साकुरा के ऊपर चादर डाली थी। वो अनजान आदमी उस लड़की के पीछे जाता है और फिर कुछ घंटों बाद वो आदमी वापस से साकुरा के पास आता है और उसे एक डिब्बा देता है। इस डिब्बे को जैसे ही साकुरा खोलती है वो डर जाती है। असल में इस डिब्बे के अंदर उसी लड़की का हाथ था जिसे साकुरा ने अभी अभी ड्रग बेचा था, यानी कि यही वो अनजान आदमी है जो सबको मार रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक दुकान के पास शिन और उसकी टीम को देख पाते हैं। फुजुकी को एक इंस्पेक्टर बताता है कि सेकंड विक्टिम का मेट्रो कार्ड आज ही इस जगह पर इस्तेमाल हुआ है और कुछ पैसे निकाले गए हैं। इसका मतलब वो विक्टिम जिंदा है। शिन उस दुकानदार से सेकंड विक्टिम की फोटो दिखाते हुए कहता है कि आज इस लड़की का कार्ड यहाँ यूज हुआ था। तो वो दुकानदार कहता है कि मैंने इसे नहीं देखा। तभी एक छोटा सा बच्चा कार्ड लेकर आता है और उसमें से पैसे निकलवाता है। वहीं खड़ा एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि दोबारा से सेकंड विक्टिम का कार्ड यूज हुआ है। इसे सुन शिन को पता चल जाता है कि जो कार्ड उस बच्चे के हाथ में है वो सेकंड विक्टिम रैन का ही है। वो बच्चा बताता है कि उसे ये कार्ड एक कचरे के ट्रक से मिला और फिर वो बच्चा इन्हें उस ट्रक के पास लेकर जाता है और अब इस कचरे के ट्रक में जांच करने पर इन्हें एक लड़की की लाश मिल जाती है, लेकिन ये उस सेकंड विक्टिम की लाश नहीं थी। मतलब यहाँ पर तीसरा मर्डर भी हो चुका है। इस जगह को पुलिस सील कर देती है और इधर लोगों की भीड़ लग जाती है। इस भीड़ में हम एलिस को देख पाते हैं जो कि चिल्लाकर फुजुकी को सॉरी कहती है, लेकिन फुजुकी अपना मुंह फेर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फुजुकी और शिन को पोस्टमार्टम लैब में देख पाती हैं। डॉक्टर इन्हें बताता है कि इस लड़की का ब्रूटली रेप किया गया था और ये लड़की ड्रग एडिक्टेड थी। साथ ही में इसके भी हाथ को किसी जंग लगे औजार से काटा गया है। शिन बताता है कि इस लड़की की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो फुजुकी कहता है कि शायद ये लड़की इलीगल तरीकों से इधर आई होगी, मतलब ये एक इलीगल इमिग्रेंट है। और विक्टिम की लाश को देखकर मुझे लग रहा है कि किलर या तो कोई पागल है या फिर एक ड्रग डीलर है। इसलिए अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी ड्रग डीलर इस शहर में हैं उन सभी से पूछताछ करेंगे। शिन और फुजुकी लैब से बाहर निकलते हैं और इधर इन्हें एलिस दिखती है जो कि फुजुकी का वेट कर रही थी। एलिस कहती है कि मैंने बहुत बार तुमसे माफी मांग ली है और अब तुम मुझे माफ कर दो। तो ये सुन फुजुकी एलिस को पीटने लगता है। एलिस कहती है कि वो उसकी इन्फॉर्मर बन जाएगी। ऐसा कहकर एलिस कुछ लोगों के नाम लेने लगती है जो कि इस शहर के ड्रग डीलर माफियाज थे, लेकिन अभी भी फुजुकी एलिस को पीट रहा होता है। पर जब एलिस रोने लगती है तब वो उसे छोड़ देता है और अब वो एलिस को अपने साथ एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में हम शिन की वाइफ को बेड पर देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से मर चुकी थी। बस डॉक्टर ने कुछ दवाइयों की मदद से उसे जिंदा रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ अधमरी हालत में थी। फुजुकी एलिस से कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ और मेरी वाइफ के पेट में जो बच्ची थी उसे वापस ला सकती हो? अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फुजुकी की वाइफ को देखकर एलिस को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है और फुजुकी के शब्दों को सुनकर उसका दिल टूट जाता है। एलिस यहाँ शर्म के कारण रोते रोते भाग जाती है। वहीं शिन को पता चलता है कि फुजुकी की वाइफ अभी भी जिंदा है। फुजुकी अपनी वाइफ के पास बैठ जाता है, जिसके बाद शिन यहाँ से निकलकर अपने ऑफिस में जाकर फुजुकी की गन को देखने लगता है। यहाँ पे शिन की दांतों का दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे ड्रग डीलर्स को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। यहाँ पर एलिस भी मौजूद थी और ये वही लोग थे जिनका नाम एलिस ने मार खाते वक्त फुजुकी को बताया था। एलिस इन लोगों को देखकर छिपने की कोशिश करती है क्योंकि इन सब में एलिस का बॉस मैक्स भी था, लेकिन फुजुकी एलिस की हुडी उतार देता है जिससे सबको पता चल जाता है कि एलिस गद्दार है। यहाँ एलिस फुजुकी से कहती है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? और सच्चाई भी यही थी। फुजुकी यही चाहता था कि एलिस अपनी टीम से गद्दारी करे और वो पकड़ी जाए, क्योंकि ऐसा करने पर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और वो चारों तरफ से पकड़ी जाएगी। ये सुनते ही फुजुकी कहता है कि तुम्हारे कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकती हो। वहीं नेक्स्ट सीन में हम एलिस के मुंह में मैक्स के चप्पल को देख पाते हैं।
एलिस की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह से पीटा है। इधर मैक्स एलिस पर बहुत गंदा कचड़े का पानी फेंकता है और अपना चप्पल वापस उसके मुंह से लेकर उसको एक लात मारकर अपनी टीम के साथ चला जाता है, जिसके बाद एलिस भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ फुजुकी केस की फाइलों को देखकर ये निर्णय लेता है कि उसे एलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एलिस स्लम एरिया में रहती है और वो इन्हें कातिल तक पहुंचा सकती है। फुजुकी एलिस को कॉल करता है और कहता है कि मुझे उस ड्रग डीलर के पते तक ले चलो, तो एलिस इधर कहती है ठीक है। एलिस यहाँ पर इतनी ज्यादा गिल्ट में थी कि उसने अपने फोन में फुजुकी के नाम को भी सॉरी सर लिखकर सेव कर रखा था। फिर रात के समय एलिस इन्हें उन ड्रग डीलर का पता दे देती है, पर यहाँ फुजुकी एलिस को उनके साथ चलने को कहता है। यहाँ पर शिन एलिस से ये भी कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे ये सब करने के लिए। लेकिन एलिस ये सुनकर कहती है कि वो बस मरना नहीं चाहती, जिसके बाद अब एलिस इन्हें अपने बॉस मैक्स के अड्डे पर लेके जाती है। मैक्स देखता है कि एलिस पुलिस के साथ आई है, इसका मतलब एलिस ने दोबारा से इनके साथ गद्दारी की है। मैक्स एलिस को पीटने लगता है, लेकिन शिन एलिस को बचा लेता है। यहाँ पर शिन एक आदमी को विक्टिम की फोटो दिखाकर कहता है क्या तुमने इसे ड्रग बेचा था? तो वो आदमी कहता है नहीं, मैंने ऐसी किसी लड़की को कुछ नहीं बेचा, तुम्हें किंग स्ट्रीट में जाकर मोनू से बात करनी चाहिए। इसके बाद एलिस अब इन्हें मोनू के पास लेकर जाती है। ये लोग मोनू को भी अपनी विक्टिम की फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं, तो मोनू बताता है कि उसने कभी इस लड़की को नहीं देखा, लेकिन शायद साकुरा ने इसे देखा है, पर साकुरा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहकर मोनू एलिस की तरफ देखने लगता है, मतलब एलिस को साकुरा का भी पता मालूम है। फुजुकी एलिस को खींचते हुए लेकर जाता है और साकुरा का पता पूछता है, तो अब एलिस इन्हें साकुरा के घर लेकर जाती है। साकुरा एलिस की आवाज सुनकर गेट को खोल लेती है, पर जब उसे पता चलता है कि एलिस पुलिस को लाई है, तो वो एलिस को बहुत ज्यादा पीटने लगती है। फुजुकी जबरदस्ती साकुरा के घर में घुस जाता है। शिन और फुजुकी देखते हैं कि साकुरा का एक हाथ कटा हुआ था। फुजुकी पूछता है कि तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ, तो साकुरा कहती है कि उसका हाथ बचपन में कट गया था। आगे शिन साकुरा को अपनी थर्ड विक्टिम की पिक दिखाता है और बताता है कि इत्तेफाक से हमें भी कुछ बॉडीज मिली हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं, क्या तुमने जेलसी के कारण उनका हाथ काटा था? साकुरा की हालत देखकर इन्हें ये तो समझ आ जाता है कि साकुरा ये अकेले नहीं कर सकती, इसका मतलब ये किसी और ने किया है। फुजुकी कहता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने अपने घटिया प्यार के लिए लोगों का मर्डर किया है? तो साकुरा कहती है कि तुम्हारे लिए हमारा प्यार जरूर घटिया होगा, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान है जो मेरे अपाहिज होने के बाद भी मेरी परवाह करता है। तो अब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि उस दिन जब साकुरा ने ड्रग ले रखा था, तब वो आदमी उसके पास आया था और उससे साकुरा को प्यार हो गया था। और फिर उस दिन जब किलर ने साकुरा को कटा हुआ हाथ दिया था, तब उस किलर ने साकुरा को कहा था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। प्रेजेंट में साकुरा कहती है कि वैसे भी हम दोनों को कोई प्यार नहीं करता। तो शिन आगे साकुरा को उस किलर के बारे में बताने को कहता है। साकुरा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जापानीज बोलता है और उसके पास उसकी माँ की एक फोटो है, जिसे देखकर वो सिर्फ मामा कहता रहता है। हम देख पाते हैं कि जिस कटे हुए हाथ को उस किलर ने साकुरा को दिया था, वो उसी लड़की का हाथ था जिसने साकुरा से ड्रग खरीदा था, और किलर ने अपने फावड़े से उस थर्ड विक्टिम का भी हाथ काटा था। और जब साकुरा को पता चला कि वो आदमी एक पागल है, तो साकुरा ने उस आदमी का चद्दर वहीं पर छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गई। प्रेजेंट में फुजुकी पूछता है कि वो कहाँ है, तो ये सुन साकुरा एलिस को देखने लगती है। एलिस कहती है कि शायद वो मार्केट के पीछे वाले पार्क में होगा। इसके बाद ये लोग साकुरा को लेकर उसके घर से निकल जाते हैं और अब शिन कहता है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। ये सुनती ही एलिस यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि अब उसे पता था कि वो चारों तरफ से फंस चुकी है। वहीं साकुरा एक खिड़की से झांकते हुए कहती है कि किलर वहाँ खड़ा है, और जब शिन देखता है तो वहाँ कोई नहीं खड़ा था और ये बस साकुरा की चाल थी। साकुरा यहाँ शिन और फुजुकी को धक्का देकर भागने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स के साथी एलिस को रास्ते में देख लेती हैं और अब ये सब लोग मिलकर चूहे बिल्ली की तरह भागने लगती हैं। मैक्स के लोग एलिस की जान के पूरी तरह से हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। वहीं साकुरा को ढूंढते ढूंढते फुजुकी भी एक स्लम एरिया में खो जाता है, लेकिन इधर फुजुकी को छिपकर साकुरा देख रही थी और तभी फुजुकी साकुरा की आवाज सुन लेता है और अब इधर साकुरा दोबारा से भागने लगती है। दूसरी तरफ एलिस एक घर के बाथरूम में घुस जाती है और खुद को लॉक कर लेती है, पर मैक्स के लोग वो दरवाजा तोड़ने
रोने लगती हैं। इसी कारण से एलिस उस बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है और अब मैक्स के लोग उसे नीचे धक्का दे देती हैं, जिस कारण से एलिस नीचे गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है, पर फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए लंगड़ाते हुए भागने लगती है। हम वापस से साकुरा और फुजुकी को देख पाती हैं। फुजुकी साकुरा को मारने के लिए एक रॉड हाथ में ले लेता है और साकुरा को ढूंढने लगता है। साकुरा यहाँ एक दीवार के पीछे छिपी हुई थी और ठीक उसी दीवार की दूसरी तरफ फुजुकी था, पर तभी कोई बंदा साकुरा के मुंह को जोर से बंद कर देता है और साकुरा इधर छटपटाने लगती है। हम देख पाते हैं कि जिस इंसान ने साकुरा को पकड़ा हुआ था वो वही किलर था। किलर साकुरा को कहता है कि तुमने मुझे छोड़ा कैसे। इधर फुजुकी साकुरा को ढूंढ नहीं पाता, इसलिए वो इस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ मैक्स के लोग एलिस को चारों ओर से घेर लेती हैं। यहाँ एलिस नीचे झुककर अपनी जान की भीख मांगती है, पर मैक्स उसके बाल पकड़ लेता है और चाकू से वो उसका गला ही काटने वाला होता है, लेकिन एलिस वहीं पड़ा एक खंजर उठाकर मैक्स के पैर में घुसा देती है, जिससे मैक्स नीचे गिर जाता है और अब एलिस पूरी तरह से पागल हो जाती है और चाकू लेकर हवा में चलाने लगती है ताकि मैक्स के लोग उससे दूर रहे, पर ये लोग फिर भी एलिस पर मिलकर हमला करने लगती हैं। फिर उन्हीं में से एक आदमी एलिस को पकड़ लेता है और वो उसका गला काटने ही वाला होता है कि तभी एलिस गलती से उस आदमी को चाकू भोंक देती है और अब वहाँ पर लड़ाई की आवाज सुनकर शिन भी एलिस को बचाने आ जाता है। इसी दौरान एलिस एक गाड़ी के अंदर खुद को बंद कर देती है और यहाँ शिन भी नीचे गिर जाता है, साथ में उसकी गन भी नीचे गाड़ी के पास गिर जाती है। पर तभी गुस्से में मैक्स जिस गाड़ी के अंदर एलिस छिपी हुई थी उस गाड़ी का फ्रंट मिरर तोड़ देता है और अब एलिस गाड़ी से बाहर निकल जाती है और तभी उसे शिन की गन दिखती है जिसे वो मैक्स के लोगों पर तान देती है। यहाँ पर एलिस इतनी ज्यादा मार खा चुकी थी कि उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, जिस कारण से एलिस वो गन शिन के फेस पर चला देती है और वो गोली शिन के फेस से बिल्कुल साइड से निकल जाती है। गोली की आवाज सुन फुजुकी भी इसी तरफ आने लगता है। वहीं एलिस गन लेकर भागने लगती है। शिन भी एलिस के पीछे जाता है और उसे रास्ते में फुजुकी मिलता है। इधर भागते भागते एलिस एक जगह पर गिर जाती है और हड़बड़ी में वो गन भी उसी जगह पर गिर जाती है, जिसके बाद एलेक्स एक गाड़ी के जंक यार्ड में छिप जाती है। तभी वहाँ पर शिन और फुजुकी भी आ जाते हैं जो कि एलिस को बाहर निकालते हैं और इधर फुजुकी पूछता है कि शिन की गन कहाँ है, तो एलिस यहाँ पर इतना डर चुकी थी कि वो बस यही बोल रही थी कि उसे कुछ नहीं पता, उसे मत मारो, वो जिंदा रहना चाहती है। एलिस की बातों को सुन इन लोगों को पता चल जाता है कि एलिस ने गन कहीं खो दी है। फुजुकी एलिस को हथकड़ी से एक गाड़ी के साथ बांध देता है और कहता है कि अगर वो गन नहीं मिली तो तुम्हारा हाल और भी बुरा होगा। ऐसा कहकर ये दोनों एलिस को अकेला छोड़ उस गन को ढूंढने निकल जाते हैं। शिन अपनी गन को लेकर बहुत ज्यादा हड़बड़ा गया था और वो उस गन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, साथ ही में उसे अपने दांतों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर शिन जब अपने गन को ढूंढ रहा था तब हम एक कबाड़ उठाने वाले आदमी को देख पाते हैं और उसे शिन भी देख लेता है, पर शिन उस पर इतना ध्यान नहीं देता। हम देख पाते हैं कि इसी आदमी के पास शिन की वो गन है और अब वो आदमी यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फुजुकी भी गन को ढूंढ रहा था और जब इधर एलिस अकेली थी तब वो किलर यानी कि जो आदमी कूड़ा उठा रहा था वो एलिस के पास जाता है और उसकी हथकड़ी को देखने लगता है। अब सीन दोबारा से फुजुकी और शिन पर आता है। इन दोनों को वो गन नहीं मिलती, इसलिए ये लोग एलिस के पास वापस जाती हैं, पर इधर तो एलिस गायब थी। इसी देख फुजुकी एलिस के फोन पर कॉल करता है, पर एलिस का वो फोन इधर ही पड़ा हुआ था और अब फुजुकी एलिस के फोन में अपना नाम देखता है तो उसमें सॉरी सर लिखा हुआ था। ये देख फुजुकी को अब अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने एलिस की लाइफ को बर्बाद कर दिया है और अब एलिस उस किला के पास है। तभी इन दोनों को एक एम्बुलेंस की आवाज आती है और वो लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। इन लोगों को लगता है कि शायद एम्बुलेंस को एलिस मिल गई है, इसलिए ये दोनों हड़बड़ी में उसी तरफ भागते हैं और अब हम देख पाते हैं कि यहाँ एलिस नहीं बल्कि साकुरा थी और साकुरा को उस किलर ने मार दिया था। फुजुकी को तभी याद आता है कि वो इधर साकुरा को ढूंढने आया था, बट उसने दीवार के दूसरी तरफ नहीं देखा जिस तरफ साकुरा छिपी हुई थी। इधर शिन अपने हेडक्वार्टर में अपनी गन गुम होने की रिपोर्ट के लिए कॉल करता है, पर फुजुकी कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इससे तुम्हें सस्पेंड किया जा सकता है। तो शिन कहता है कि इधर साकुरा का मर्डर हो चुका है और एलिस भी अब उस किला के पास है, साथ ही में मेरी गन भी गायब है। फुजुकी कहता है कि मैं इसका कुछ हल निकाल लूंगा और चीफ से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। ऐसा कहकर ये लोग गाड़ी से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में इन्हें शिन की वाइफ लिली दिखती है जो कि प्रेग्नेंट थी। शिन यहाँ पर उतर जाता है और फुजुकी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। लिली शिन को देखकर पूछती है कि ये चोटें कैसे लगी, तो शिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद शिन लिली से कहता है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर शिन वापस से जहाँ एलिस गायब हुई थी वहाँ अपनी गन ढूंढने निकल जाता है।
दूसरी तरफ फुजुकी अपने ऑफिस में जाकर शिन के टेबल को चेक करने लगता है और अब फुजुकी को शिन के ड्रॉर में उसकी गन मिल जाती है, जिसके बाद फुजुकी अपने कंप्यूटर के साथ कुछ करने लगता है। इसके बाद हम शिन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, साथ ही में उसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सीन दोबारा से फुजुकी पर आता है। फुजुकी इमिग्रेंट डिपार्टमेंट के पास जाकर पता लगाता है कि 1 साल के अंदर इधर कोई जापानीज आदमी आया है कि नहीं, क्योंकि साकुरा ने बताया था कि वो किलर जापान का था। यहाँ फुजुकी को पता चलता है कि हारू नाम का एक बंदा 9 महीने पहले जापान से हांगकांग आया है और अब वो कहाँ है ये इमिग्रेंट डिपार्टमेंट को नहीं पता। फुजुकी हारू का एड्रेस निकालकर उसके अपार्टमेंट में उसे ढूंढने जाता है। यहाँ हारू के अपार्टमेंट में फुजुकी एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टैचूज के हाथ को देखता है। तभी वहाँ की लैंडलेडी आकर बताती है कि हारू कई महीने से गायब है और उसने मुझे किराया भी नहीं दिया है। इसके बाद सीन सीधा हारू पर आता है जो कि एक बिल्ली के साथ मेट्रो से अपने स्लम एरिया में जा रहा होता है। एक्चुअली हारू ऐसी जगह पर रहता है जहाँ बस फैक्ट्री के फालतू कचरे और कूड़े फेंके जाती हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। हम इस जगह पर एलिस को देख पाती हैं जिसे हारू ने बांध रखा था। एलिस अपने पास एक बॉडी को देखती है जिसका हाथ कटा हुआ था। इसे देख एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। अब दोबारा से सीन फुजुकी पर आता है जो कि अपने डिपार्टमेंट में था और वो क्राइम सीन पर मिले बॉडीज की फोटो देखने लगता है। इन्हें देख फुजुकी को बहुत बुरे ख्याल आते हैं और वो अपने विजन में इन सभी डेड बॉडीज की जगह पर एलिस को इमेजिन करके रोने लगता है। फुजुकी को यहाँ बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि अगर वो अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में रखता तो शायद आज एलिस की हालत ऐसी नहीं होती। हम दोबारा से हारू को देख पाती हैं जो कि सेकंड विक्टिम जिसकी लाश नहीं मिली थी उसे खाना खाने के लिए देता है, पर उस लेडी की हालत अधमरी हो रखी थी जिस कारण वो लेडी अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। इसे देख हारू गुस्से में उस लेडी के ऊपर खाना फेंक देता है और सीधा एलिस के पास जाता है और उसके चोटों पर सैनिटाइजर डाल देता है, जिसके बाद हारू एकदम से वॉयलेंट हो जाता है और फिर वो एलिस का रेप कर देता है। एलिस यहाँ पर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर हारू उस पर भारी पड़ता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब कैमरा सीधा हॉस्पिटल की तरफ आता है। इधर फुजुकी की वाइफ अपना दम तोड़ देती है जिस कारण से अब फुजुकी अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। हम दोबारा से शिन को देख पाती हैं जिसे डिहाइड्रेशन के कारण चक्कर आने लगे थे और उसने पेन किलर भी इतनी ले ली थी कि उसे नींद आने लगती है, जिस कारण से वो नीचे गिर जाता है और तभी वो एक फुटप्रिंट को नोटिस करता है। ऐसा सेम फुटप्रिंट शिन ने साकुरा की बॉडी के पास देखा था। इसे देख उसे याद आता है कि यहाँ पर कल एक कचरा उठाने वाला आदमी भी था और शायद वही किलर है और उसे मेरी गन मिल गई होगी। शिन इस बात को फुजुकी को बताता है। फुजुकी कहता है कि उसे किलर की आइडेंटिटी इमिग्रेंट डिपार्टमेंट से पता चल गई है लेकिन वो बंदा अभी भी गायब है। तो शिन कहता है कि किलर एक गार्बेज पिकर है और वो वहीं होगा जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला होगा। फुजुकी कहता है कि इस शहर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कचरा फेंका जाता है। तो शिन कहता है कि हम सभी जगह पर छानबीन करेंगे। इसके बाद अब ये दोनों हर उस जगह में छानबीन करने जाती हैं जहाँ पर इन्हें डाउट होता है कि किलर इस जगह पर हो सकता है और अब उस किलर को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी बीच फुजुकी कहता है कि एलिस अभी घायल है तो किलर उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता, मतलब वो इसी एरिया के आसपास कहीं ठहरा हुआ है और अब इधर बारिश शुरू हो जाती है। सीन दोबारा से एलिस की तरफ आता है जिसे उस किलर ने बांध रखा था। एलिस यहाँ पर रस्सी को काटने का औजार देखती है और तभी वो किलर यानी कि हारू वहाँ आ जाता है और अपनी माँ की फोटो देखने लगता है। इसी दौरान एलिस हारू के बिना पता चले उस रस्सी को धीरे धीरे काटने लगती है, पर तभी हारू दोबारा से एलिस की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिन और फुजुकी बहुत सारे ग्लव्स को पानी के बहाव के कारण आता हुआ देखती है। ये देख फुजुकी वो ग्लव्स जिस दिशा से आ रहे थे उस दिशा की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हारू एलिस का हाथ काटने के लिए उसे खींचते हुए लेकर जाता है और वो अपने फावड़े से एलिस के हाथों को काटने की कोशिश करता है, पर तभी एलिस माँ कहती है, जिसे सुन हारू एक सेकंड के लिए रुक जाता है और मौका देखते ही एलिस हारू को नीचे गिरा देती है और उसको चाकू से स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो हारू की माँ की फोटो गलती से छीन लेती है और हारू अपनी माँ की फोटो देख रुक जाता है और अब एलिस उस फोटो को गंदे पानी में फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। हारू उस फोटो को उठाता है और दिखता है कि उसकी माँ की आखिरी फोटो भी बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर हारू को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एलिस के पीछे भागता है। हारू के जाते ही यहाँ पर शिन और फुजुकी भी आ जाते हैं और वो लोग इधर दो लेडी की बॉडी देखती हैं। साथ ही में इन्हें इधर एलिस का पैंट भी मिलता है, जिसे देख फुजुकी समझ जाता है कि एलिस यहीं पर थी और अभी वो जिंदा है। इसके बाद फुजुकी उसी तरफ निकल जाता है जहाँ पर हारू एलिस को पकड़ने के लिए भागा था। अब सीन दोबारा से एलिस पर आता है जो कि हारू से छिप रही
रही थी और इधर हारू पूरी तरह से बौखला गया था और उस पर पागलपन सवार हो गया था। एलिस इधर हारू से बचने के लिए एक छोटे से कबर्ड में छिप जाती है और ये वही कबर्ड था जिसे मूवी की स्टार्टिंग में शिन देख रहा था। तभी फुजुकी भी इस जगह पर पहुंच जाता है और फुजुकी को देख हारू उस पर हमला कर देती है और अब इन दोनों में बहुत जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद शिन भी इधर आ जाता है। हम देख पाते हैं कि फुजुकी और शिन दोनों के ऊपर हारू भारी पड़ रहा था। इसी बीच शिन का वो विजडम टूथ टूट जाता है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तभी फुजुकी हारू पर पीछे से वार करता है और हारू बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शिन फुजुकी की गिरी गन को उठाकर हारू पर तान देता है। फुजुकी इसके बाद रोते रोते एलिस को ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर एक छोटे से कबर्ड पर जाती है। इसी बीच हारू उठकर शिन पर दोबारा से हमला कर देता है, पर अब शिन हारू को गोली से मार डालता है। दूसरी तरफ कबर्ड के अंदर एलिस को ये आभास होता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और तभी वो इस कबर्ड के अंदर शिन की गन नोटिस करती है, जिसे हारू ने ही इधर छिपा रखा था। और अब जैसे ही फुजुकी उस कबर्ड को खोलता है, एलिस बिना देखे उस गन की सारी गोली फुजुकी पर चला देती है। एलिस को लग रहा था कि ये हारू है, बट असल में ये तो फुजुकी था। फुजुकी को देख एलिस फुजुकी से रोते हुए माफी मांगने लगती है, क्योंकि एलिस ने पहले ही फुजुकी की वाइफ और उसके बच्चे को खत्म कर दिया था, साथ ही में अब उसने फुजुकी को भी मार डाला है। लेकिन यहाँ फुजुकी मरते टाइम बहुत खुश था, क्योंकि उसने फाइनली एलिस को ढूंढ लिया था। फुजुकी एलिस को अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो एलिस को आखिरी बार गले लगाना चाहता था, पर एलिस फुजुकी की हालत को देखकर पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। गन की आवाज सुनकर यहाँ पर शिन भी आ जाता है और वो फुजुकी की हालत को देखकर उसे पकड़ते हुए रोने लगता है, जिसके बाद फुजुकी अपना दम तोड़ देता है। और अब मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। इधर शिन को पता चलता है कि उस दिन मरने से पहले जब फुजुकी डिपार्टमेंट में आया था, तब उसने शिन को बचाने के लिए शिन की गन का नंबर अपने गन के नंबर से बदल दिया था, यानी ऑफिशियली रूप से शिन की नहीं बल्कि फुजुकी की गन गुम हो गई थी। हम हॉस्पिटल में देख पाते हैं कि शिन एलिस से कहता है कि अब आगे की लाइफ तुम अच्छे से जीना, पर यहाँ पर एलिस की नज़रों से ये सब फुजुकी बोल रहा था। जिसके पास सीन फुजुकी और उसकी वाइफ की तरफ आता है और अब ये दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाती हैं। असल में लास्ट का ये सीन एक विजन था जो कि शायद एलिस देख रही थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें हारू के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन मुझे जहाँ तक कि लगता है हारू किसी दिमागी बीमारी से जूझ रहा था और वो लड़कियों का रेप करके उनके लेफ्ट हैंड को काट देता था और फिर उन लड़कियों को तड़प तड़प के मरते हुए देखता था। शायद ऐसा करने से हारू को सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जो कि एक थ्रिलर शॉर्ट फिल्म है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है द डार्क ट्रैप। इस शॉर्ट फिल्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होप है कि आपको ये थ्रिल से भरी शॉर्ट फिल्म भी पसंद आए। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने बस आपको एक रिकमेंडेशन दी है ताकि हम ऐसे छोटे मोटे आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकें। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।